बोलिए। पोषण के आधार पर मुख्यतः जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? बोलिए। फिर वही बात आ गया, फंस गए हैं। पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? रुको, हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया? क्या जवाब होना चाहिए क्रिस इसका? 2 भागों में होना चाहिए। कौन कौन? हाँ, सवाल क्या था जी? स्वपोषी और परपोषी। तुम्हारा कितना जवाब था? 5 है? कितना होना चाहिए? इसका उत्तर सही है कि इसका? इसका सही है। पहले तो हम 2 ही भागों में डिवाइड करेंगे ना, स्वपोषी और परपोषी। अब इसके बाद से फर्दर डिवीजन होगा, है समझ में? परपोषी का फर्दर डिवीजन होगा। स्वपोषी के बारे में क्या कहोगे? स्वपोषी जीव कौन होते हैं, क्या करते हैं वो? स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? पादप। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? पादप। अच्छा, तो इस स्वपोषी जीव के बारे में, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसके बारे में कौन से प्रक्रिया का वर्णन होता है? कौन से प्रक्रिया का वर्णन करते हैं इसमें? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में पौधे भोजन बनाते हैं। पौधे को भोजन बनाने के लिए कौन कौन से कच्चे सामग्री की जरूरत पड़ती है? जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण को कैसे डिफाइन करोगे? हाँ, जब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से हवा, जमीन से खनिज लवण तथा जल और पत्तियों से क्लोरोफिल लेकर अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे पत्तियों में सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जमीन से खनिज लवण, जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन बनाते हैं। यही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। ये तो प्रक्रिया हो गया पादप में, यानी स्वपोषी जीव में, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। परपोषी, अब आ रहा है क्लासिफिकेशन। परपोषी, परपोषी को कितने भागों में बांटा गया है बताइए? अब परपोषी जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? परपोषी जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? क्या जवाब दीजिएगा इसका? परपोषी जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? अब बताओ, बोलो नीरज। है कौन कौन? हाँ बोलो जी। संदेश। हाँ, और सहजीवी। सहजीवी कौन होते हैं?
सहजीवी के बारे में क्या बताया गया था, क्या उदाहरण दिया गया था, बताइए। सहजीवी के बारे में क्या उदाहरण दिया गया था? हैं? अमीबा, ये कहाँ से आ गया? और क्या है जी, बोलो जी। कौन कौन नाम के बारे में डिस्कस किया गया था, बताइए। आप लोग मेंटली इतना अपाहिज हैं, कल का बात याद नहीं रखें आप लोग, तो बरसों का बाद याद कैसे होगा? इतना जो है आजकल ऐसा समय आ गया है कि जो मुख्य कार्य पर ध्यान होना चाहिए ना, उस पर ध्यान नहीं रह रहा है। जब तक आप अपने मेन वर्क पर, जो मुख्य वर्क है, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो वर्क में सक्सेस कैसे मिलेगा? जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उस पर तो आपको विचार करना चाहिए ना कि ये जिम्मेदारी हमारे लिए दी गई है, ये जिम्मेदारी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कल ही पढ़ाया गया था, कल ही डिस्कस किया गया था, आपको इतना चीज नहीं पता है। सोचिए कि आप कितना पीछे हैं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि एक बार क्लास में पढ़ा दो तो लंबे समय तक याद रखते हैं, लेकिन क्या आपको पढ़ाया गया है एक बात कि जो है आप अभी तक जो है याद नहीं रखें। कल ही पढ़ाए थे ना, हैं? एक बात आप याद नहीं रखें, बोलिए ऐसी क्या समस्या है? कैसे पढ़िएगा? ये तो पढ़ाया जा रहा है आपको, इतना तो सही है। ऐसे ही भैंस बने रहिएगा तो अब मास्टर भी क्या करेंगे, चुपचाप छाप लो, बात खत्म हो गया। इतना जो है कैपेसिटी नहीं है कि आप उसको सुन कर पढ़ सकें। जो क्लास में पढ़ाया जाता है वही इम्पोर्टेंट होता है, उसको सुनना चाहिए। प्रश्न के बहुत ऐसे उत्तर आपको जो है क्लास में मिल जाते हैं, क्लास में जो है एकदम मिल जाते हैं। लिख के कॉपी में रख दीजिएगा, क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। बैठो। किताब देखें।
किताब भी आपको पढ़ने के लिए बोला गया था, वो भी आप नहीं पढ़े। देखिए, परपोषी जीवों के बारे में बताया गया था कि जो परपोषी जीव होते हैं ना, ये दूसरे के शरीर पर निर्भर रहते हैं या दूसरे जीवों पर निर्भर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें मुख्यतः आपको बताया गया था पैरासाइट्स, परजीवी। परजीवी वो जीव होते हैं ना जो दूसरे के शरीर में निवास करते हैं और वहां से भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन वे दूसरे को लाभ पहुंचाने के बजाय उनको हानि पहुंचाते हैं। ऐसे जीव पैरासाइट्स कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे मैंने आप जूं का एग्जाम्पल लिया था कि आपके बाल में जूं रहते हैं। जूं आपके शरीर से भोजन तो प्राप्त करते हैं, लेकिन आपको खुजली के बजाय दूसरा कुछ फायदा नहीं देते हैं। वैसे ही खटमल होते हैं। खटमल खाट में रहते हैं। खटमल जो है खाट में रहते हैं, और जब आप खाट पे सोने जाते हैं आपसे भोजन प्राप्त करने लगते हैं, आपका खून चूसने लगते हैं, लेकिन आपको उनसे क्या मिलता है? कुछ नहीं। वैसे ही वायरस होते हैं, विषाणु, बैक्टीरिया, ये दूसरे के शरीर में रहते हैं, उनका नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन फायदा नहीं पहुंचाते हैं। और नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन उससे जो है उनका जो है भरण पोषण होता है। तो ऐसे जीव जो होते हैं परजीवी कहलाते हैं, पैरासाइट्स कहलाते हैं। दूसरा हमने बात किया था सहजीवी पर, है ना। वैसे जीव जो दूसरे जीव के साथ मिलकर एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए भोजन की प्राप्ति करते हैं। एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए भोजन की प्राप्ति करते हैं। सहजीवी, साथ रहने वाले जीवों को सहजीवी कहा जाता है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल लिया था शैवाल और कवक का, कि शैवाल और कवक जो होते हैं एक ही साथ रहते हैं, है ना। शैवाल और कवक जो है एक ही साथ रहते हैं, दोनों को मिला के लाइकेन कहा जाता है। क्या? लाइकेन कहा जाता है। और ये दोनों जीव एक दूसरे को लाभ देते हुए एक दूसरे से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए इन्हें सहजीवी कहा जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया था मृतजीवी, है ना। वैसे जीव जो मरे हुए जंतुओं पर आश्रित होते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। मरे हुए जीवों पर आश्रित रह करके भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो गिद्ध हो गए, ये क्या है? मृतजीवी पर आश्रित रहते हैं। कौवा मृतजीवी पर आश्रित रहते हैं। तो मृतजीवी का मतलब होता है वैसे जीव जो मरे हुए जंतुओं पर आश्रित रहते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। गिद्ध को एस्केवेंजर्स कहा जाता है। एस्केवेंजर्स कहने का मतलब पर्यावरण को साफ रखने वाला। पर्यावरण को साफ रखने वाला क्या कहलाता है? एस्केवेंजर्स कहलाता है समझ में। लेकिन ये एस्केवेंजर्स जो होते हैं मरे हुए चीजों को, सड़े गले चीजों को खा करके पर्यावरण को साफ करते हैं। कोई भी जानवर मर जाए या कोई भी पेड़ पौधा सड़ जाए
तो ये स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, इन्हें खा करके और इसका सफाया कर देते हैं। और एक बताया था मैंने आपको अपघटक, क्या अपघटक। ये अपघटक क्या है, अपघटक क्या करते हैं, जो भी हमारे पर्यावरण में उपस्थित सड़ी गली चीजें होती हैं, है ना, जो मर जाते हैं, उनको उनमें उपस्थित जितने भी पोषक तत्व होते हैं, सारे पोषक तत्वों को उनके निश्चित, है ना, स्थान तक पर्यावरण में पहुंचा देने का कार्य करते हैं। अपघटक, डिकम्पोजर्स। कौन? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जो होते हैं डिकम्पोज करने वाले होते हैं। आपने नाम सुना होगा कि हमारे पर्यावरण में दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल, है समझ में, बायोडिग्रेडेबल, और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। कौन? नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब होता है, वैसे पदार्थ जो हमारे आसपास मौजूद हैं, जिनके मरने के बाद उनकी समाप्ति हो जाती है, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल, हिंदी में उसे बोलते हैं, है ना, हिंदी में उसे बोलते हैं जैव निम्नकरणीय पदार्थ। क्या? जैव निम्नकरणीय पदार्थ। यानी इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे जीव हैं जो न सड़ते हैं, सॉरी जीव नहीं, पदार्थ हैं जो नहीं सड़ते हैं, नहीं गलते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, ये गलते नहीं है, डिकम्पोजर्स का इफेक्ट इन पर नहीं पड़ता है। जो अपघटक होते हैं, है ना, ये प्लास्टिक को नहीं सड़ा सकते हैं। जितने जैव पदार्थ हैं ना, उन्हीं को डिकम्पोज कर सकते हैं, उन्हीं को सड़ा सकते हैं। इसलिए जो है कहा जाता है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं, है ना, यानी अनिम्नकरणीय पदार्थ हैं, उनका यूज कम करना चाहिए, उस पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अपघटक का इफेक्ट इन पर नहीं पड़ता है। ये इनको सड़ा नहीं सकते हैं, गला नहीं सकते हैं, ये डिकम्पोज नहीं हो सकता है। इसके बदले में हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ये प्लास्टिक, प्लास्टिक की बोतलें, है ना, प्लास्टिक को खत्म भी नहीं किया जा सकता है। इसका यही एक उपाय होता है कि उसका रिसाइकल कर दो, पुनः चक्रण कर दो, है कि नहीं, पुनः चक्रण कर दो, दोबारा यूज कर लो, है ना, जिसमें रिसाइकल आ गया, रीयूज आ गया, दोबारा यूज कर लो, है ना। तीसरा, चाहे तो उसे रिफ्यूज कर दो। रिफ्यूज मतलब उसका यूज ही मत करो, इनकार करो उसे यूज करने से, कि हमें प्लास्टिक यूज नहीं करना है। लेकिन इसका खत्म नहीं हो सकता है समझ में। तो ये जो है अनिम्नकरणीय पदार्थ, तो जो अपघटक होते हैं वो किन पर प्रभाव डालते हैं? सड़े गले जीवों पर, सड़े गले जीवों पर जो है अपना प्रभाव डालते हैं। जैव निम्नकरणीय पदार्थ पर अपना जो है आधिपत्य, मतलब अपना प्रभाव डालते हैं। तो कितने तरह के हो गए? कितने तरह के परपोषी जीव को देखें हम लोग? 4। कौन कौन? परजीवी, मृतजीवी, सहजीवी और अपघटक। है समझ में? तो इतने तरह के जीव हमारे पर्यावरण में मौजूद हैं। इसके साथ साथ भी आपको बताया गया था कि वैसे जीव जो केवल घास खाते हैं, है ना, केवल घास खाते हैं, यानी पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। कहाँ? पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? बोलो, शाकाहारी कहते हैं। जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जिनका भोजन सिर्फ पेड़ पौधों से मिलता है उन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। लेकिन जो जानवरों पर निर्भर रहते हैं, जानवरों के मांस पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी।
मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे शेर है, बाघ है, ये सब क्या है? मांसाहारी जंतु। और भी छोटे छोटे जंतु भी मांसाहारी हैं, जैसे भेड़िया हो गया है, ये भी क्या है? मांसाहारी जंतु है ना। इसके बाद सर्वाहारी। सर्वाहारी वो जीव होते हैं जो हाँ जो पेड़ पौधों और मांस पर दोनों पर निर्भर रहते हैं, यानी जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हम इंसान जो है सर्वाहारी हैं, हम अपना भोजन पेड़ पौधों से भी प्राप्त करते हैं और जीवों से भी प्राप्त करते हैं, जानवरों से भी प्राप्त करते हैं। जानवरों से मांस, मछली, दूध ये सब प्राप्त किया जाता है, जबकि पेड़ पौधों से सिर्फ जो है भोजन। भोजन कहने का मतलब अन्न, क्या? अन्न, फल, फूल, पत्तियां इत्यादि प्राप्त करके हम इनसे अपना भोजन बनाते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से जीवों को जो है, परपोषी जीवों को इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया। जैसा कि हम बात कर रहे थे भोजन के बारे में, तो ये जितने जीव हैं ये सब कोई दूसरे पर निर्भर है, कोई खुद से जो है अपना भोजन बना रहा है। आखिर ये भोजन है क्या? तो भोजन वे पदार्थ हैं जिनसे कोई जीव जीवित रह सकता है, तरह तरह की क्रियाओं को करने के लिए जीवित रह सकता है। प्रजनन की क्रिया के साथ साथ वृद्धि, आया समझ में? और अन्य जो शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं उनके संचालन के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है ना। तो भोजन से ही ये जो है संभव हो सकता है। लेकिन फिर ये क्या प्रश्न आता है कि क्या ये भोजन का, जो भी हम भोजन लेते हैं, क्या भोजन का सभी हिस्सा हमारे शारीरिक क्रियाओं में कारगर होते हैं? क्या सभी ऊर्जा प्रदान करते हैं? जितने भोजन के जो पार्ट हैं, है ना, पार्ट हैं, जैसे मान लो कि शरीर को तो ऊर्जा भी देना है, साथ साथ वृद्धि भी करना है, दोनों कार्य करना है ना। तो भोजन में कुछ ऐसे भाग होते हैं ना, कुछ ऐसे भाग होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें हम पोषक पदार्थ कहते हैं। क्या? पोषक पदार्थ। ऐसा समझ में? आप जब भी खाना खाते हैं तो आपके थाली में बहुत सारी चीजें रहती हैं, है ना। दही के साथ साथ मांस, मछली, इसके साथ साथ आप जो है अंडा, अंडा के साथ साथ दाल, रोटी, चावल, तरह तरह के जो है आप भोजन करते हैं। अरे हम भोजन में लेते हैं ना इस चीज को। अब एक ही बार जो है आप कुंभकर्ण की तरह लेके नहीं बैठिएगा, तो इनको हम भोजन में लेते हैं। ऐसा समझ में? यानी भोजन में मान लो कि हम दाल लेते हैं, इसका क्या महत्व है? रोटी लेते हैं, इसका क्या महत्व है? सब्जी लेते हैं, इसका क्या महत्व है? यानी तरह तरह के जो है विजन्स जो हैं हमारे थाली में रहते हैं, जिन्हें हम संतुलित आहार कहते हैं। क्या? संतुलित आहार। और संतुलित आहार वही होते हैं जो हमारे शरीर के सभी क्रियाओं के लिए कामगर होते हैं, है ना। सभी क्रियाओं के लिए कामगर होते हैं। ऐसा समझ में? शारीरिक वृद्धि और मसल्स का जो निर्माण करते हैं वो प्रोटीन करते हैं। कौन? प्रोटीन करते हैं। बॉडी बिल्डर्स जिन्हें कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। इसको अंग्रेजी में न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। पोषक पदार्थ को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भोजन के पार्ट होते हैं जिनसे हमको ऊर्जा मिलती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम देम। 2000 कार्बोहाइड्रेट्स। कौन होते हैं? उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा प्रचुर मात्रा में भरी रहती है। जितना आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं,
आलू खाते हैं, ये सब क्या है? सब कार्बोहाइड्रेट को संचित करने वाले भोजन है। इसके साथ साथ आप ऑयल लेते हैं, तेल लेते हैं। तेल जो है यदि हम ध्यान से देखें तो हर पौधे के अंदर जो है तेल होता है। अब करेला खाते हैं, उसमें भी तेल है, क्योंकि करेले का भी तेल होता है। लौकी खाते हैं, लौकी का भी तेल होता है। सब में जो है हमको थोड़ा थोड़ा तेल मिलता है समझ में? तो इस तरह से जो है इन तैलीय पदार्थों से हमको जो पोषक पदार्थ मिलता है उसे वसा कहते हैं। क्या? वसा, फैट, है ना? क्या कहते हैं उसे? फैट कहते हैं। फैट क्या है? तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे शरीर को, है ना, गर्म ऊर्जा प्रदान करता है, और इसके साथ साथ हमारे शारीरिक क्रियाओं में जो है इसका बड़ा योगदान होता है। आप मशीन में तेल नहीं डालिएगा तो मशीन चलेगा? उसका इंजन काम करेगा? नहीं काम करेगा। वैसे ही हमारे शरीर में भी तेल की जरूरत पड़ती है। ये जो आपका बॉडी मूवमेंट है ना, यहाँ पर फैट नहीं रहेगा तो ये फिसलेगा, यहाँ जंग लग जाएगा। ऐसे कीजिएगा तो चर्र करेगा, ऐसे कीजिएगा तो चर्र करेगा। बुढ़ो लोग को देखिएगा, बैठे हैं तो बैठते रहते हैं, उठते हैं तो उठे रहते हैं, और जब बैठेंगे तब आए दादा करते रहते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनका जो ये जो जहाँ ज्वाइंट है ना, वहाँ ग्रीस खत्म हो गया है समझ में? यानी ऑयल खत्म हो गया है समझ में? तो ऑयल जो है क्या करता है? बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है, स्लिपरी बनाता है समझ में? तो हमारे शरीर के अंदर ऑयल की बहुत जरूरत है। ये सोचिएगा कि हम तेल कम खाएंगे या तेल खाना बंद कर देंगे तभी आपको बीमारी हो जाएगी, और ज्यादा खाएंगे तभी आपको बीमारी हो जाएगी। है समझ में? तेल हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। फैट, जिससे हमको क्या मिलता है? फैट मिलता है समझ में? इससे हमको फैट मिलता है। देखिएगा, जिन लोगों के शरीर में फैट ज्यादा होता है ना, उनको ठंडी अक्सर कम लगती है, क्योंकि ये गर्मी प्रदान करता है बॉडी को, है ना? जो मोटे लोग होते हैं ना, ठीक है, जो मोटे लोग होते हैं उनको गर्मी में आप 2 किलोमीटर दौड़ा दीजिए, है ना, एकदम आपको पता चल जाएगा है कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि जो है उनको और गर्मी, एक तो कहने का मतलब पहले से ही शरीर मोटा है, पूरा फैट भरा पड़ा हुआ है, एक तो ऐसे ही गर्मी है उनके पास, और दौड़ा दीजिए तो उनको और गर्मी हो जाएगी। तो इस तरह से फैट भी हमारे लिए क्या है? जरूरी है। यानी भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं, है ना, हमारे शरीर के अलग अलग क्रियाओं में अलग अलग योगदान देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फैट जो हर बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करता है, ज्वाइंट्स को स्लिपरी बनाता है समझ में? और दूसरा प्रोटीन, जिन्हें हम बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, है ना, शारीरिक संरचना प्रदान करता है, मसल्स का निर्माण करता है। और तीसरा मैंने क्या बात किया? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलती है। समझ में आया? इसके साथ साथ जो है हम अन्य खनिज लवण भी अपने भोजन में लेते हैं। तो जो भी भोजन लेंगे उनमें खनिज लवण मौजूद रहते हैं। दूध लीजिएगा उसमें कैल्शियम मौजूद रहेगा, नमक लीजिएगा उसमें आयोडीन मौजूद रहेगा, साग सब्जी लीजिएगा उसमें आयरन मौजूद रहेंगे, है कि नहीं? केला खाइएगा आपको पोटेशियम मैग्नीशियम मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो हर पोषक तत्वों में जो है, हर पोषक तत्वों में खनिज लवण भी उपस्थित रहते हैं। है समझ में? खनिज लवण भी उपस्थित रहते हैं। देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि जो है हम भोजन करते हैं लेकिन शरीर पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। आया समझ में? शरीर पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। आखिर खाते हैं तो जाता कहाँ है? बहुत लोग इस चीज को पूछ देते हैं। तो समस्या यही होती है कि आप खाते ठीक ही हैं
लेकिन जो आपका जो सेल है ना, जो कोशिका है, उस कोशिका के अंदर भोजन पहुंचाने वाला कोई है ही नहीं, है ना। कोशिका के अंदर भोजन को ठेलने वाला कौन है? सोडियम है। सोडियम, पोटेशियम, ये क्या करते हैं? भोजन को सेल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और जिनके शरीर में सोडियम और पोटेशियम ज्यादा एक्टिव होंगे ना, उनका भोजन बहुत जल्दी उनके शरीर में लग जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो है बहुत कम खाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा खाएंगे ना तुरंत जो है उनका बॉडी जो है एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, तुरंत फैट हो जाएगा उनके शरीर में, तो वो लोग कम खाते हुए चलते हैं। उनके अंदर सोडियम और पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आए समझ में? इस तरह से जो है, इस तरह से जो पोषक तत्व हैं, जो भी भोजन है, उनमें जो है खनिज लवण भी उपस्थित रहते हैं। इसके साथ साथ बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं, है ना। यदि वो पार्ट जो है, यदि वो चीज हमारे बॉडी को ना मिले तो हो सकता है कि उसकी कमी से डिजीज हो सकता है। जैसे कि आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है। अनीमिया क्या है? एक रोग है जिसमें खून की कमी हो जाती है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसे हम रक्त अल्पता कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त अल्पता। है समझ में? तो अक्सर एनीमिया किसको होता है? जिसको आयरन की कमी होती है। और आयरन की कमी कहाँ से पूरा करना होता है? साग सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जियों से जो है हमको आयरन मिलता है। और आयरन की कमी हो जाने से हमारा शरीर क्या पड़ जाता है? वीक पड़ जाता है। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से आयोडीन की कमी से रोग हो सकता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग आपको पता होना चाहिए, ग्वाइटर, जिसे हम घेंघा कहते हैं, गलगंड रोग इसका नाम है। इसमें क्या होता है कि जो ये गले के अंदर जो होता है ना, है ना, गले के अंदर जो है एक प्रकार का ग्लैंड होता है, वो क्या होता है? स्वेल कर जाता है, जिसे हम गलगंड रोग कहते हैं। आयोडीन की कमी से ऐसा होता है ना। और इसकी भरपाई जो है नमक में आयोडीन मिला करके आपको मार्केट में बेची जाती है, उस नमक को आप खाते हैं, जिसे आयोडीन नमक कहते हैं। इस तरीके से आप घेंघा रोग से बच सकते हैं। पहले के लोग जो होते थे घेंघा रोग से ज्यादा ग्रसित रहते थे, क्योंकि उनके नमक में कोई आयोडीन नहीं मिलता था। है समझ में? और आयोडीन की मात्रा की जो है कमी हो जाने के कारण ये बीमारी होती है। इसके साथ साथ अन्य चीजों की यदि हम बात करें, जैसे मान लीजिए दांत है आपका, तो दांत को भी जो है प्रॉपर तरीके से जो है उसका कैल्शियम वगैरह चाहिए, तब जाके स्ट्रांग होगा। हड्डियां मजबूत रहेगी, कैल्शियम आपको चाहिए, है कि नहीं? यदि ये कैल्शियम नहीं है आपके पास, तो आपकी जो शारीरिक संरचना है, यानी जिस पर जो है सारा पूरा शरीर टिका हुआ है, कंकाल तंत्र जिसे कहते हैं, हड्डियां, है ना, ये हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। है समझ में? इसके साथ साथ बहुत ऐसे जैसे विटामिन्स हैं, विटामिन की कमी से बहुत सारे डिजीज होते हैं, है ना। विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, सी की कमी से, डी की कमी से, के की कमी से तरह तरह के रोग पैदा होते हैं। है समझ में? आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपको रतौंधी हो जाएगा, बी की कमी हो जाए तो बेरी हो जाएगा, सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी हो जाए तो आप रिकेट्स के शिकार हो जाएंगे। है समझ में? तो विटामिन डी में जो है आपको सूर्य का प्रकाश की जरूरत पड़ता है। सूर्य के प्रकाश से जो है विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। है समझ में? और यदि विटामिन डी सही तरह से न मिले तो हमारे शरीर की जो हड्डियां होती है ना, उसका एक निश्चित आकार नहीं हो पाता है, वो अनियमित आकार में ढल जाते हैं, जिन्हें हम रिकेट्स कहते हैं। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। किसके? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि आपका क्या हो गया? नींबू हो गया, और आंवला हो गया, और इमली हो गया, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। देखो, दूध ऐसा पोषक पदार्थ है ना, जिसमें विटामिन सी को छोड़ के सब विटामिन पाए जाते हैं। है समझ में? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। यदि उसमें विटामिन सी होता तो वो रहता, दूध फट जाता, है कि नहीं? इसके साथ साथ विटामिन ए, पपीता हो गया, इनसे प्राप्त होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। रात्रि में जो है इंसान को नहीं दिखता है। यदि आंखों को स्वस्थ रखना है, सुरक्षित रखना है, तो उसमें हमको विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। समझ में? और साथ
साथ साथ विटामिन बी की यदि बात करें, है ना, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। इस तरह से जो है हमारे शरीर के लिए विटामिन का होना भी बहुत जरूरी है समझ में। यदि विटामिन नहीं मिल रहा है तब भी जो है हमारे शरीर में रोग पैदा हो जाएंगे, है समझ में। आपने क्वासरखोर का नाम सुना, क्वासियोकोर, क्या क्वासियोकोर का नाम सुना होगा, है ना। ये भी एक बहुत बड़ा भयंकर रोग है जो प्रोटीन की कमी से होता है समझ में। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। तो जितने पोषक पदार्थ होते हैं ना हमारे शरीर के लिए, है ना, अत्यंत ही उपयोगी होते हैं। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में जो भोजन करना चाहिए ना उसे बदल बदल के करना चाहिए, है ना। कभी प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में खाओ, तो कभी जो है कार्बोहाइड्रेट ले लो, कभी वसा ले लो, है ना। लेकिन वसा का इस्तेमाल कम करना चाहिए, वसा का इस्तेमाल कम करना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो इस तरह, ओए बाहर चलो, बाहर निकलो, अभी बाहर निकलो जी। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो है पोषक तत्व जो है हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, समझ में आ रहा है। पोषक तत्व कौन कौन थे, कौन कौन होते हैं और इनसे हमको क्या फायदा होता है। तो भोजन का हर भाग जो है हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है ना। भोजन का जो भाग हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है ना उसको हमारा शरीर क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल के फेंक देता है ना। कितने लोग कहते हैं कि मूंगफली के साथ साथ उसका छिलका भी खा जाऊं, है ना, खीरा के साथ साथ उसका छिलका भी खा जाऊं। ऐसा क्यों कहते हैं? ये हमारे शरीर के लिए आंतरिक रूप से कोई यूज नहीं है, इनका सिर्फ यूज होता है। अब जैसे खूंजा से जब बर्तन साफ करोगे ना तो जल्दी साफ होगा, प्लास्टिक से साफ करोगे तो साफ होगा नहीं। जो हमारा आहार नाल जो सिस्टम है ना, उसकी दीवारों में जब गंदगी जमा हो जाती है ना तो उसको भी साफ करने के लिए खूंजा चाहिए कि नहीं चाहिए। और खूंजा जिसे हम रेशेदार कहते हैं, क्या? रेशेदार पदार्थ, रेशेदार जो सब्जियां होती हैं, रेशेदार जो फल होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारे जो आहार नाल का जो सिस्टम है उसको साफ करने का काम करते हैं। आए समझ में? जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। आए समझ में? अब सोचिएगा कि आटा को मशीन में डाल के दोबारा पीस लीजिए तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, हो जाके मशीन में ही चिपक जाएगा। वैसे ही हमारा शरीर होता है, आहार नाल होता है ना। पूरा एकदम प्योर जो है, आप सोचिएगा कि मैदा खाएं, है ना, खाइएगा तो ठीक है लेकिन ठीक तरीके से उसका जो है उत्सर्जन नहीं हो पाता है। जो भी उसमें अपशिष्ट पदार्थ होगा उत्सर्जित नहीं हो पाएगा, है समझ में। तो रेशेदार जो सब्जियां हैं, रेशेदार फल हैं, ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, जो पेट को साफ रखते हैं, जो नलियों को साफ रखते हैं। तो रेशेदार साग सब्जियां भी जो है हमें खाना बहुत जरूरी है समझ में। जो हम घर पे सब्जी खाते हैं उसमें हमको तरह तरह की चीजें मिलती हैं, है ना। इसलिए हमें सब्जी का भी सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। हरे साग सब्जियों का ही सेवन जो है हमें भरपूर मात्रा में करना चाहिए, है ना। आप खाना खाने के बाद दूध पी सकते हैं, है ना, जिससे आपको प्रोटीन की भरपाई हो जाएगी, है समझ में। तो इस तरह से हम लोग पढ़े कि पोषक तत्व क्या है, पोषक पदार्थ क्या है, भोजन क्या है, आए समझ में। और भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है, आए समझ में। भोजन के बिना हम जो है जिंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं सबको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। मान लो ये किताब उठाना है तो किताब उठाना है, इसके लिए तो ऊर्जा चाहिए, लेकिन इससे पहले हमारा हाथ जिंदा रहे उसको जिंदा रखने के लिए ऊर्जा चाहिए ना, है कि नहीं। तबीयत खराब हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट करो, क्यों कहता है? क्योंकि बेड रेस्ट करने से सबसे पहले आपको आपके अंदर ऊर्जा स्टोर होगी, हर कोशिका को ऊर्जा पहले मिलेगी, है समझ में। तो जब उस भरपूर मात्रा में ऊर्जा जब कोशिकाओं को मिल जाएगी तब जो एक्स्ट्रा ऊर्जा जब आपको मिलेगा वो आपको, है ना, वो आपको जो है चलने में या अन्य कार्यों को करने में आपको मदद करेगा। लेकिन सबसे पहले जो शारीरिक ऊर्जा है वो तो पहले लाना चाहिए ना। मान लो हाथ को काम करवाना है, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं रहेगा तो हाथ वो नहीं उठेगा, आपका उठेगा नहीं उठेगा, है मुंह भी नहीं, अरे बाप जंगरा टूट गई बाबू क्या करी है ये क्या है? ये बताता है कि जो है हमारे शरीर के अंदर अब ऊर्जा नहीं है,
तो पहले आपको बेड रेस्ट करना चाहिए, है ना। और बेड रेस्ट करने से क्या होता है, जो भी शारीरिक कोशिकाएं होती हैं उनको भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिल जाता है, और जब कार्य करने लगते हैं सब शरीर के सब कोशिकाएं कार्य करने लगती है, तो अब आपको लगता है कि अब हम फिट हैं, ऐसा समझ में, और फिर आप अपने कार्य में लग जाते हैं, ऐसा समझ में। देखिएगा जिस व्यक्ति का तबीयत खराब होता है ना, उसको एक बार काम दे दीजिए ना, हाँफ हो जाएगा, ऊर्जा ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो है जो उसको ऊर्जा दिया जा रहा है वो कोशिका के लिए है, उसके शारीरिक कोशिका के लिए है ना, और वो ऊर्जा लॉस करेगा, फिर कोशिका का ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाएगा, तो शरीर थक जाएगा, ऐसा समझ में। तो पहले शारीरिक क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, उसके बाद अन्य कामों के लिए चाहिए, ऐसा समझ में। तो जो भी हमारे शरीर में पाचन है, उत्सर्जन है ना, श्वसन है, इनको चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, ऐसा समझ में, इनको चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। तो आप सोचिएगा कि एकदम जो है तेल डालिए दिए हैं काम करने में लग जाइएगा, नहीं। पहले वो जो है सब्जी या जो भी रोटी दाल चावल आप खाएंगे, वो सबसे पहले कोशिका को एनर्जी मिलेगी, याद रखिएगा। भले हम जितना कुछ खा लेते हैं, लेकिन कोशिका को जो चाहिए वही लेता है। कोशिका को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, और क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। 3 चीज़ों से ज़्यादा कुछ नहीं खाता है। ये चीज़ उसको नहीं मिलेगा ना, ठीक है, तो वो मर जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और आप सोचते हैं कि जो मन करे सो खा लो, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि कोशिका लेगा कि नहीं लेगा। हाँ, जो मिलता है दे दो, खा लो, भर लो, है ना। आलू की सब्जी जितना जलाओगे उतना बढ़िया होगा। अरे अब किस काम का है, सारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा। जला के सब्जी खाओगे कोई फायदा होगा? शरीर लेगा ही नहीं, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर हो जाएगा। लेकिन हम जितना अबाड़ कबाड़ सबाड़ जितना है सब सोचते हैं कि खा लो, पिज्जा इज्जा जितना है सब खा लो, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि शरीर को क्या चाहिए? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, यही 3 चीजें चाहिए, है समझ में। यही 3 चीजें चाहिए। तो आप वही खाओ जो आपको आपके कोशिका को फायदा पहुंचे। वो मत खाओ जिससे आपको बीमारी भी हो और आपके कोशिका को भी फायदा भी ना मिले, आपको ऊर्जा ना मिले, आपके बॉडी के संरचना में हेल्पफुल नहीं है। तो उस भोजन को खाने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमने देखा कि पोषक पदार्थ कौन कौन होते हैं। अब अगला जो पॉइंट आएगा, अब ये देखना है कि आखिर मनुष्यों में जब यह पोषक पदार्थ जब जाता है ना, तो उनके अंदर उनके ऊपर कौन सी एक्टिविटी होती है और किस तरह से भोजन के पोषक तत्वों को शरीर में लिया जाता है। आए समझ में? तो इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र के, है ना, अनुसार। मनुष्यों में पाचन कैसे होता है, इस पर हम विचार करेंगे अगले क्लास में। समझ में आया? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है ना कि आप हर चीज का महत्व रखते हुए जब चलिएगा ना, तो सब चीज आपको अच्छा लगेगा कि ये चीज हमारे लिए कितना जरूरी है। एक इंसान को अपने जीवन में स्वस्थ रखना है ना, रहना है, तो बायोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है। जीव विज्ञान के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमारे शरीर के अंदर ऐसी एक्टिविटीज आ जाती हैं कि उसके आ जाने से हम परेशान हो जाते हैं। अचानक पेट में दर्द हो गया, परेशान हो जाते हैं, है कि नहीं? शारीरिक कमजोरी क्यों होती है? आप इसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि आप जो है बिना रूल रेगुलेशन का आप भोजन करते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर आप विचार नहीं करते हैं। लेकिन वही जो व्यक्ति बायोलॉजी के बारे में ज्ञान रखता है, इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान रखता है, तो उस व्यक्ति को ये पता होता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो वो शारीरिक रूप से जो है हष्ट पुष्ट भी रहता है और वो फिट भी रहता है, उसको कोई बीमारी भी नहीं होती है। कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, ये सब जो है बातें जो है उसको दिमाग में रहती है। यदि आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो आप जो है ठीक तरीका से अपने शरीर को फिट रख पाएंगे। आप सोचिएगा नहीं हमको ज़्यादा फैट चाहिए, ज़्यादा फैट चाहिएगा तो फिर भैंस हो जाइएगा। आप भैंस हो जाइएगा तब भी आपको तकलीफ होगी। ज़्यादा प्रोटीन खाइएगा तो खामा हो जाइएगा, है ना, तो फिर चलने में तकलीफ होगी, बुढ़ापे में ऐसे हो जाइएगा, है कि नहीं? तो ज़्यादा प्रोटीन लीजिएगा तभी समस्या है। ज़्यादा ऊर्जा आपको मिलेगी तो यूज नहीं कीजिएगा तो फिर शुगर के पेशेंट होइएगा। आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उसका यूज भी करना चाहिए ना, नहीं यूज कीजिएगा ना तो और भी समस्या जनरेट हो सकती है। आप ऊर्जा ले रहे हैं तो ऊर्जा का जब तक क्षरण नहीं होगा ना, तब तक आप शारीरिक रूप से फिट नहीं होंगे। आप खाना खाइए तो उसको ऊर्जा में बदलिए,
है समझ में। और नहीं ऊर्जा में बदलिएगा तो फिर आपका जो है आपके शरीर में वह ऊर्जा एक रोग पैदा करेगा, जिसे हम आजकल बहुत बढ़िया नाम देते हैं डायबिटीज। है समझ में। अब मान लीजिए मशीन है, वो काम नहीं करेगा तो धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा कि नहीं। हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार का एक ग्लैंड होता है जहाँ से इंसुलिन का स्राव होता है, और इंसुलिन का काम होता है ना, जितने कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा वाले भोजन होते हैं सबको जो है डाइजेस्ट कराना। क्या डाइजेस्ट कराना। आई पता है कब एक्टिव रहता है? जब हम काम करेंगे, एक दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तब इंसुलिन का स्राव अच्छा से होता है। लेकिन वहीं आप काम करना बंद कर दीजिएगा, सही चलो इधर, अभी हटो यहाँ से, उधर चलो, समझ में आया ना। तो जब आप काम नहीं कीजिएगा ना तो इंसुलिन का निकलना बंद हो जाएगा। इंसुलिन का निकलना बंद हो जाएगा तो आप तो खूब दवा खाइएगा, लाओ 10 गो रोटी खा लें, और आपके अंदर इंसुलिन तो बन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक्टिव नहीं है, शारीरिक वर्क नहीं कर रहे हैं। और शारीरिक वर्क करने वालों को ही इंसुलिन क्या होता है? एक्टिव रहता है। पुराने बाप दादा लोगों के पास जो है इंसुलिन की कमी नहीं थी, वो कुछ भी खाते थे, कुछ भी पचाते थे, उनको शुगर का कोई रोग नहीं होता था। लेकिन आज के नए जमाने में और नए दौर में क्या हो रहा है? लोग शुगर के पेशेंट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुर्सी वाला नौकरी चाहिए। शारीरिक वर्क वाला नौकरी कोई खोज रहा है? नहीं खोज रहा है। कुर्सी वाला नौकरी मिले, आराम से बैठ करके छत के नीचे काम करे, धूप नहीं लगना चाहिए, जिसका नतीजा होता है कि इंसुलिन का निकलना बंद हो जाता है, और उसके बाद से जो भी आप भोजन करते हैं इंसुलिन उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, और एक तरह से क्या होगा कि आपको बीमारी हो जाएगी। और यही कारण है कि लोगों को डायबिटीज हो रहा है ना। तो हमारे शरीर के हर पार्ट का काम करना चाहिए ना, है समझ में। हर पार्ट जो है काम में आना चाहिए। याद रखिएगा, जिस हम अपने शरीर को अंग में यूज नहीं लाएंगे ना, वो अंग खराब हो जाएगा। आप इस हाथ को खूब यूज में ले रहे हैं, लेकिन इसको यूज में नहीं ले रहे हैं, आपको एक दिन ऐसा महसूस होगा ना कि ये हाथ आपका कमजोर साबित होगा। है समझ में। तो शरीर का सभी अंग समान रूप से यदि कार्य करेगा तो आप एक्टिव हैं। है समझ में। इसलिए जो है बीमारियां पैदा होती है, और इन सब चीज़ों को जो पढ़ता है, जो समझता है, वो उसके अनुसार चलता है और अपने जीवन में फिट रहता है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। तो अगली बार से आप लोग ध्यान रखिएगा।